अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब मज़े में होंगे। अच्छा, यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज अबाउट बायो एनर्जेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। और बायो एनर्जेटिक्स में तकरीबन चैप्टर 11 कम्प्लीट ही आ जाता है। सो उसके हमने हाफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए थे। अब आज जो है वो रिमेनिंग हाफ टॉपिक्स हैं, उनको देखेंगे। सिलेबस अगेन मैंने साइड में लगाया हुआ। तो जो कल हमने किए थे वो था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। आज हमने पढ़ना है जी रेस्पिरेशन के टॉपिक्स। मैंने इसमें एनिमेशन ज़्यादा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि टॉपिक समझाने वाले हैं, तो एनिमेशन में टाइम काफ़ी लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने स्लाइड बना दी है। देखें, रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, हम पढ़ चुके हैं, सेलुलर एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ब्रीदिंग में आता है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की फिर दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। अच्छा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट है ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है, ठीक है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक है। एनारोबिक क्या है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो। अब चाहे ऑक्सीजन है या नहीं है, सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। यानी लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइको कम्स फ्रॉम ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सो ऑक्सीजन हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथ में चलेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथ में चलेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस को काउंट करते हैं, लिंक रिएक्शन या पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलिसिस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और जो बाकी तीन ये हमने रिएक्शंस लिखे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की फिर दो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये डिपेंड करता है कि कौन से सेल की टाइप है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ टोटल एनर्जी जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पैदा होती है उसका सिर्फ 2% जो है एनारोबिक में प्रोड्यूस होती है। यानी एनारोबिक में एनर्जी प्रोडक्शन की क्वांटिटी एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में बहुत कम है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है जी, ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। दो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और दो NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस में बने होते हैं, वो पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। वो दोबारा से कंज्यूम हो जाते हैं, और ये प्रोसेस होता है जी आपके स्केलेटल मसल्स में। जब आप भागते हैं बहुत ज़्यादा या कोई काम करते हैं, ज़्यादा वजन उठा लेते हैं जो आपके सकत से ज़्यादा होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, एक्सरसाइज करो, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीमोग्लोबिन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीमोग्लोबिन ब्रेक होगा तो आपके मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसमें एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनेंगे। हर पायरुवेट एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर पायरुवेट के एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में एक NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD बना देता है, ठीक है जी। दूसरा है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें ज़्यादा अल्कोहल बनते हैं, और ये इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाता है। यानी कि अगर आप शुगर किसी उसमें जाएं, फैक्ट्री के अंदर कारखाने में जाएं, तो वहाँ पर बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगे होते हैं, उनमें से वैक्यूम क्रिएट करके ऑक्सीजन निकाल देते हैं, और उसमें इन ऑर्गेनिजम्स को डाल देते हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, और वहाँ पे गन्ना वगैरह डाल देते हैं, मोलासेस वगैरह, छिलका। अब आपको पता है उसमें तो शुगर होती है, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और वो फिर क्या करेंगे, दे ब्रेक ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अच्छा, अल्कोहल बनने से पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, ठीक है जी। हर पायरुवेट से एक अल्कोहल बनता है, और हर पायरुवेट से जब एक अल्कोहल बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होती है, और एक NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD बनाता है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो प्रिमिटिव सेल से, बहुत अर्ली सेल से, बहुत ज़मीन के ऊपर जब ऑक्सीजन नहीं थी तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। वैसे यीस्ट वगैरह में ये प्रोसेस होता है। होप कि आपको ये समरी समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के हवाले से। ये एग्जैक्टली बुक की ही डायग्राम मैंने बनाई है। अब हम देख लें कितनी मेहनत इस पर हो रही है। सो ग्लाइकोलिसिस बच्चों होता है साइटोसोल में, और हमारी बॉडी के अंदर RBC सेल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है, तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के बाकी स्टेप्स नहीं हो सकते। बहरहाल इसमें ग्लाइकोलिसिस के दो फेज हैं, प्रिपरेटरी फेज
एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में हम प्रिपरेशन करते हैं और पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज में ऑक्सीडेशन करके मॉलिक्यूल्स की वहाँ से एटीपी को हासिल किया जाता है। सो पहला स्टेप है जी फॉस्फोरिलेशन, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है और वो फॉस्फेट का सोर्स क्या है जी एटीपी। तो देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है ना ग्लूकोज में, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि फॉस्फोरिलेशन इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड इट विल नॉट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एवरी टाइम, यानी हर बार एटीपी नहीं बनती। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और आइसोमर्स, तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ बच्चों आइसोमेरिज्म का, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। पहले फ्रुक्टोज के कार्बन 6 पे फॉस्फेट था, अब 6 के अलावा 1 पे भी आ गया। इसका मतलब अगेन फॉस्फोरिलेशन हो रही है। तो यहाँ पे 2 और 3 स्टेप को बुक ने इकट्ठे लिख दिया, रीअरेंजमेंट जिसमें ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना था और उसके बाद फॉस्फोरिलेशन जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट बन गया। अगेन फॉस्फेट का सोर्स क्या है एटीपी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी। सो नाउ दिस फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। One is dihydroxyacetone phosphate, another is glyceraldehyde 3 phosphate। अब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, आइसोमर्स हैं, तो ये डाईहाइड्रोक्सीसीटोन है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब आपके पास एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उससे आपके पास 2 मॉलिक्यूल हासिल हो गए जो कि 3 कार्बन है। तो यानी कि अब 2 G3P हासिल हो चुके हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है 4 और 5 स्टेप की, कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल सेपरेट होकर 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है और दूसरा एटीपी बनता है और जो डीएपी है ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है G3P में। अच्छा, अब यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है। G3P में साइटोप्लाज्म से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होते हैं, यानी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है। और सेकंड G3P की ऑक्सीडेशन हो रही है, उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन निकल के जा रहे हैं NAD के पास और ये बन रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है NADH में और NAD की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 रिएक्शन कौन से हो रही है, एक तो फॉस्फोरिलेशन और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है कि ऐसा स्टेप, ऐसा प्रोसेस जिसमें एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है जो कि G3P है और दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है जो कि NAD है। तो आपको समझ आया कि वो जो लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर NADH बना था ग्लाइकोलाइसिस में, वो यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब G3P में जब एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, पहले उसके कार्बन 3 पे फॉस्फेट था, अब उसके कार्बन 1 पे भी फॉस्फेट ऐड हो गया, तो वो बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बन गए, BPG बन गया। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अपने एक फॉस्फेट को रिमूव करेगा, बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब पहले इसकी कार्बन 1 और 3 पे फॉस्फेट था, अब सिर्फ कार्बन 3 पे फॉस्फेट है। इसका मतलब ये है कि इसने अपने कार्बन 1 के फॉस्फेट को रिमूव कर दिया और जो फॉस्फेट रिमूव होगा वो बच्चों जाएगा ADP में और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है जी। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये सिंपल क्या है जी, इसके अंदर जस्ट एक अरेंजमेंट है 8 स्टेप के अंदर के कार्बन 3 से फॉस्फेट कार्बन 2 पे चला गया। फिर बच्चा 2 फॉस्फोग्लिसरेट से डिहाइड्रेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आएगा, ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट। नाउ वी हैव गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट, यानी अभी तक इसमें पायरोवेट मौजूद है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो गया पायरोवेट में। इसका मतलब क्या है कि अब फॉस्फेट नहीं रहा तो फॉस्फेट कहीं तो जाएगा, तो जो फॉस्फेट निकलेगा वो ADP में जाएगा और ये फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी फॉस्फोरिलेशन हो रही है। तो आप ये देखो कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP पैदा हो रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस 4। अब नेट प्रोडक्शन क्या, नेट क्या होता है कि जो चीज टोटल प्रोड्यूस उसमें से आपने अपना खर्चा निकाल देना। 2 यूज भी तो हो गए ना, 1 और 2। तो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2। तो एक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में 2 पायरोवेट, टोटल की बात कर रहे हैं, 4 ATP, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर सेल के पास ऑक्सीजन है
तो ये जो दोनों पायरुवेट हैं दे वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो साइटोसोल में ही उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। अगर ऑक्सीजन मौजूद है, अब हम चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो बच्चों अगला रिएक्शन है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, या उसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। दिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसमें हो क्या रहा है कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट इट इज अ पायरुविक एसिड और पायरुवेट में प्रोटॉन का डिफरेंस आता है, प्रोटॉन का फर्क पड़ता है, उसमें स्ट्रक्चर से प्रोटॉन निकाल दें तो वो पायरुवेट बन जाएगा। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसीटेट। ये मैंने इकट्ठे ही लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली इसको अभी नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि होता ये है बच्चों के 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स अपॉन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 NADH molecules are synthesized, ओवरऑल बात हो रही है, by oxidation of pyruvic acid molecule coenzyme A is added into acetic acid and it becomes acetyl CoA और active acetate। देखें pyruvic acid कन्वर्ट हुआ एसिटिक एसिड में, एक कार्बन निकल गई इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक NAD रिड्यूस होकर बन गया NADH2, क्योंकि यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि NAD रिड्यूस हो रहा है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है, और साथ ही कोएंजाइम A ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटाइल कोए और एक्टिव एसिड। अब चूंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं तो 2 ही एसिटाइल कोए चलेंगे, 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी और 2 ही NADH2 प्रोड्यूस होंगे। और चूंकि 2 एसिटाइल कोए बने हैं तो एक्चुअली 2 ही पायरुवेट जो क्रेब्स साइकिल हैं वो चलेंगे, ठीक है जी। सो नाउ क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि इसके एंजाइम यहीं पर है। तो अब हो ये रहा है कि एसिटाइल कोए ऐड हो गया और वो कंबाइन हुआ ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। अच्छा, इस स्टेप में वाटर ऐड हुआ और कोएंजाइम ए निकल जाएगा, चूंकि कोएंजाइम ए का काम सिर्फ एसीटेट को इस रिएक्शन में शामिल कराना। अब 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट के, 2 कार्बन एसिटाइल के, तो टोटल हो गए 6 कार्बन और एक कंपाउंड बन गया सिट्रेट। सिट्रेट से फिर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और फिर उससे बन जाता है आइसोसिट्रेट, ठीक है, यानी अभी तक कार्बन नंबर 3। आइसोसिट्रेट से फिर बनता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन है, अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन है, तो इट मींस के कार्बन कम होगा। और कार्बन कम कैसे होता है? बाय डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और इस स्टेप में भी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कि आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे NAD के पास और वो रिड्यूस होकर बन जाएगा NADH। So now this alpha ketoglutarate is being converted into succinate with intermediate reactions, and here also a carbon is released in the form of carbon dioxide, because alpha ketoglutarate is a 5 carbon compound while the resultant compound succinate is a 4 carbon compound. So there is a difference of 1 carbon and that difference is due to the release of carbon dioxide। और यहाँ पे भी NAD रिड्यूस होकर NADH बना रहा है, तो इसको अगेन बुक में लिखा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट में से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकल जाते हैं। और यहाँ पे GTP बनता है और एक ATP भी बनता है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देखिए 3 तरह की फॉस्फोरिलेशन होती है। एक होती है फोटो फॉस्फोरिलेशन, जो हमने कल पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ी, कि किसी चीज़ की मौजूदगी जरूरी नहीं है कि अगर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद है तो वो कंबाइन करके ATP बना दे। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जैसे यहाँ क्रेब्स साइकिल में पढ़ी, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ी। एक हम अभी पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो सक्सिनेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज इधर यूज होगा और वो सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन करता है, डिहाइड्रोजनेशन करता है, लेकिन अभी कार्बन नंबर सेम है, कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो एक FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2, रिड्यूस हो जाएगा। फिर फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, इसमें वाटर ऐड होगा, और मैलेट जब ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे अगेन NAD रिड्यूस होकर बना देगा NADH। अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं, परेशान ना हो किसमें क्या चीज़ कितनी बनती है, अभी देखते हैं। फिर बच्चों जो NADH और FADH2 बने, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स हैं दे आर अटैच्ड विद इंटरनल जो मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे वगैरह, उसके साथ ये एक्चुअली अटैच होते हैं। देखो ये हाई लेवल है, ये लो लेवल एनर्जी का। अब एक NADH जाता है, अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोटॉन्स रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कोएंजाइम Q के पास, ठीक है।
कोएंजाइम क्यू के पास जब ये, और ये प्रोटॉन्स को अभी यूज़ किया जाएगा आगे केमी ऑस्मोसिस में, कोएंजाइम क्यू के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे। जो क्रिस्टे बनते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसके दरमियान स्पेस बन जाती है उस ल्यूमन में, और वहाँ से प्रोटॉन को ल्यूमन से वापस लाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसके थ्रू गुजारा जाता है? एटीपी सिंथेज के थ्रू। और एटीपी सिंथेज क्या करता है? प्रोटॉन्स की मूविंग एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बना देता है, यानी केमी ऑस्मोसिस हो जाती है। ठीक है, एक एटीपी यहाँ बन गया। उसके बाद कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम बी के पास। कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज हो गया, साइटोक्रोम बी रिड्यूस हो गया। यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती इलेक्ट्रॉन की कि प्रोटॉन्स को पंप किया जा सके। अच्छा, इसी स्टेप में फिर FADH2 ऐड हो जाता है, FAD प्लस बन जाएगा, FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अभी FADH2 को आप रहने दो, इसको अब रहने दो, अभी हम सिर्फ NADH की बात कर रहे हैं। फिर साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम सी के पास, बी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सी रिड्यूस हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो बी और सी में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे, उस एनर्जी को यूज करके इन प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे। जब वहां पे प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो प्रोटॉन्स उस ल्यूमन से वापस आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसके थ्रू? एटीपी सिंथेज के थ्रू। और एटीपी सिंथेज क्या करेगा? इन प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना देगा? एटीपी। अब 2 एटीपी बन गए, एक NADH। फिर साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। ए कॉम्प्लेक्स में दो हैं, साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम A3 है। जब साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन, अच्छा जब सी से साइटोक्रोम ए के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो साइटोक्रोम ए रिड्यूस हो जाएगा, सी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। साइटोक्रोम ए से A3 के पास जाएंगे तो ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, A3 रिड्यूस हो जाएगा। और इससे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास जाएंगे? एटॉमिक ऑक्सीजन के पास। प्रोटॉन इसमें ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? वाटर। जब आप ये कार्बोहाइड्रेट के आपकी मेटाबॉलिज्म होते हैं तो वाटर एक्चुअली यहीं से बनता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप में भी जब साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ऑक्सीजन के पास तो ये एनर्जी लूज करेंगे। इनकी एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे। और जब वहां पे प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठी हो जाएगी तो वो प्रोटॉन्स वापस आएंगे ल्यूमन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसके थ्रू? एटीपी सिंथेज के थ्रू। और एटीपी सिंथेज प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना देगा? एटीपी। अब एक NADH जब ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो कितने एटीपी बना रहा है? 1, 2 और ये 3। अच्छा, इसी तरीके से जब FADH2 ऐड होगा तो FADH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कोएंजाइम क्यू के पास, उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर बी के पास और बी से जाएंगे सी के पास। जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन बी और सी के दरमियान मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी को यूज करके अगेन प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे। और फिर प्रोटॉन्स को वापस ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे से मूव किया जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज फिर बनाता है एटीपी। इसी तरीके से जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से जाते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन के पास तो अगेन उनकी एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे। और ल्यूमन ऑफ क्रिस्टे से वापस वो आते हैं मैट्रिक्स में थ्रू एटीपी सिंथेज और एटीपी बन जाता है। तो एक FADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो कितने एटीपी बना रहा है? 1 और ये 2। अब हम करते हैं जी एक कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम पढ़ लें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑब्वियसली सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आप देखो कि एक NADH है और इसके अंदर 3 ADP और 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, एक एटॉमिक ऑक्सीजन यूज हो रही है। अल्टीमेटली NAD ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया और 3 ATP बन गया। अच्छा, इसको लाइन को पढ़ने की जरूरत है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कंजंक्शन विद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसे क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ थी तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है। ठीक है, चूंकि इसके ये कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम ये सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के। एंड एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय केमी ऑस्मोसिस। नाउ देयर आर 2 differences in mechanism when compared to chloroplast. पहला, movement of proton is across crystal. क्लोरोप्लास्ट में जो movement of protons थी
वो अक्रॉस थैलाकाइड मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे अक्रॉस क्रिस्टे या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। सेकंड, द कपलिंग फैक्टर इन रेस्पिरेशन आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, यानी वो प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं केमियोस्मोसिस में, वो आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की थोड़ी डिफरेंट हैं क्लोरोप्लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एंजाइम्स कैसे कंट्रोल होते हैं। देखिए एक बड़ा फेमस एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या करता है, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाता है फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। लेकिन 10 रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस के और 10 ही एंजाइम्स हैं, लेकिन उसमें से 3 एंजाइम ऐसे हैं जो रेगुलेटरी होते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं। उसमें से सिर्फ एक लिखा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अच्छा, ये याद रखना आपने। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिवेट कैसे होता है जी, अगर सिट्रेट की अमाउंट कम हो जाए, यानी कि देखिए क्रैब साइकिल का एक नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इट मीन्स कि अगर सिट्रेट कम हो जाए तो इट मीन्स क्रैब साइकिल नहीं चल सकता, और क्रैब साइकिल नहीं चलेगा तो NADH प्रोड्यूस नहीं होगा, FADH2 प्रोड्यूस नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जो सिट्रेट का कम होना है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट कर देता है, ताकि वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को तेज करे और ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट को पैदा किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पायरुवेट होगा उतना ही ज़्यादा सिट्रेट बनेगा और क्रैब साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। सो लो सिट्रेट एक्टिवेट्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, वन थिंग। उसके बाद सेकंड थिंग दैट इज मोर NADH आल्सो एक्टिवेट्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और अब ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज क्या है, ये एक्चुअली वो एंजाइम है जो कि पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के एसिटाइल को बनाता है। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी उस स्टेप को बोलते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। अच्छा, जो NADH है, मोर NADH है, वो इनहिबिट करता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को, ठीक है। लेकिन लो सिट्रेट एक्टिवेट करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, मोर NADH इनहिबिट करता है। देखिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज अगर बहुत ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा एसिटाइल कोई बनेगा, ज्यादा एसिटाइल कोई बनेगा तो ज्यादा क्रैब साइकिल चलेगा, ज्यादा क्रैब साइकिल चलेगा तो ज्यादा NADH बनेगा। अब सेल को बहुत ज्यादा NADH की भी जरूरत नहीं होती, जब ज्यादा NADH हो जाता है तो ये NADH जाके पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है, इसको एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं। तीसरी चीज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को क्या चीज इनहिबिट करते हैं, ATP। देखिए ग्लाइकोलिसिस या एरोबिक रेस्पिरेशन का मकसद क्या है, ATP बनाना। जब सेल के पास ज्यादा ATP है तो उसे मजीद ATP बनाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा ATP अगर होगी तो वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देगी। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने जरूर याद रखनी। फिर है बच्चों कैलकुलेशन। देखिए ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 2 बनती है, क्रैब साइकिल में 4 बनती है, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में 2 बनते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्रैब साइकिल में कुछ नहीं बनता, टोटल 2 बनते हैं। NADH ग्लाइकोलिसिस में 2 बनते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 2 बनते हैं, क्रैब साइकिल में 6 बनते हैं, टोटल 10। FADH2 ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में नहीं बनता, क्रैब साइकिल में 2 बनते हैं, टोटल बनते हैं 2। ATP ग्लाइकोलिसिस में सबसे लेवल फॉस्फोरिलेशन 4 बनती हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में कोई ATP नहीं बनता, क्रैब साइकिल में 2 ATP बनते हैं, टोटल 6 आना चाहिए, अगेन गलती हो गया, 6 आएगा जी यहाँ पे। चलो मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ, 6 ATP, ठीक है जी। सो ये 6 ATP हो गए। और GTP पहले 2 में नहीं बनता, क्रैब साइकिल में 2 बनते, चूंकि 2 क्रैब साइकिल चल रहे तो टोटल हो गए 2। तो एक NADH जब ऑक्सीडाइज हो तो 3 ATP बनाता है, तो 10 NADH होंगे तो वो 30 बना देंगे। एक FADH2 ऑक्सीडाइज हो के 2 ATP बनाता है, 2 FADH2 है तो वो 4 बना देंगे। टोटल कितने हो गए, 30 और 4 34 और 6 ये वाले ATP। तो कितने टोटल ATP हो गए जी, ATP प्रोड्यूस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, 4 ग्लाइकोलिसिस में, 2 क्रैब साइकिल में, टोटल हो गए 6। अब असल बात, टोटल ATP प्रोड्यूस फ्रॉम 1 कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे अगेन एक मिस्टेक है, ग्लूकोज। एक ग्लूकोज जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन से क्या मुराद है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो उससे कितने ATP बनेंगे जी, 40 कैसे बनेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 ATP तो NADH बना देंगे, 4 ATP FADH2 बना देंगे, 30 और 4 34 और 6 डायरेक्टली बनेंगे तो 40।
अब ये कि नेट बचता क्या उनके पास, नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूकैरियोट्स, तो बचते हैं जी 36 कैसे, देखें 2 तो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो गए, 40 में से 2 निकाल दें 38 38, और 2 जो एटीपी है ना वो एक्चुअली यूज होते हैं जब पायरुवेट को मूव कराते हैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया, तो 2 एटीपी वहाँ यूज हो जाते हैं, तो 38 - 2 36। नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज इन प्रोकैरियोट्स 38, चूंकि ग्लाइकोलाइसिस तो प्रोकैरियोट्स में भी हो रहा है, तो 40 में से 2 निकाल दें 38, लेकिन चूंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसके सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, तो वो 2 मॉलिक्यूल जो कि पायरुवेट को मूव कराने में यूकैरियोट्स में खर्च होते हैं वो यूज नहीं होते। तो ये कैलकुलेशन आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो 6 क्रेब्स साइकिल में हो रहे हैं, 2 पायरुवेट ऑक्सीडेशन में हो रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल NADH में से 8 पैदा हो गए, ठीक है। फिर आ सकता है नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस इन वन क्रेब साइकिल, 2 में 6 हो रहे हैं तो 1 में 3। नंबर ऑफ FADH2 प्रोड्यूस्ड इन वन क्रेब साइकिल, 2 में 2 हो रहे हैं तो 1 में 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा इस तरह भी आ सकता है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज, अब ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट से पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, क्रेब साइकिल है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन वन क्रेब साइकिल, तो 2 में 4 हैं, 1 में 2 है, ठीक है जी। अब कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, आई नो ये ट्रिकी है, इसमें कोई क्वेश्चन हो बच्चों तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वैसे जब लाइव सेशन होगा तब पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगर नहीं समझ आए किसी को तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब इंशाल्लाह कल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक में कोशिश करूँगा कि कल का लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, कि मैं बायोटेक्नोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कल ही कवर कर दूँ, ताकि फिर हमें आपको एक दिन और मिल जाए इन यूनिट्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात।